हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे, फाइन होंगे, मन लगा करके क्लास 10 की तैयारी में लगे होंगे। और इसी तैयारी को और अच्छे से करवाने के लिए मैं तुम लोगों को आज एक्सरसाइज 3.4 कराने वाला हूँ, न्यू वाले आरडी शर्मा क्लास 10 की बुक का। तो मेरा बच्चा पार्टी देखो, जो 3.4 है ना, दो दो 3.4 दिया हुआ है। तुम लोग अपने बुक में अगर देखोगे तो तुम्हें दो 3.4 मिलेंगे। ये वाला 3.4 है और यहाँ भी 3.4 दिख रहा है। इस आरडी शर्मा वालों ने ऐसी सस्ते वाले नशे करके बुक बनाए हैं। रीजन क्या मैं बता देता हूँ। रीजन ये बेटा ना कि ये वाला जो एक्सरसाइज है वो पहले बुक में था, फिर बीच में डिलीट कर दिया गया और इस साल जब दोबारा से एक्स्ट्रा चीजों को ऐड किया गया है तो दोबारा से इस एक्सरसाइज को डाल दिया गया। बट नंबर पे ध्यान नहीं दिया गया कि ये वाला और ये वाला सेम हो जाएगा। बाकी ये जो एक्सरसाइज 3.4 है पहला वाला, ये डिलीटेड है क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सीबीएसई तुम लोगों से नहीं पूछने वाला है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। तो जो नहीं पूछने वाला है उसको पढ़ के अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। जो ये वाला एक्सरसाइज 3.4 है यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो इसको जो अच्छे से समझ लो। और फिर इसके आगे बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स वाले एक्सरसाइज हैं, उन्हें भी हम लोग एक एक करके पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले 3.4 में आखिर है क्या। इस एक्सरसाइज में एलिमिनेशन मेथड है, सब्सटीट्यूशन मेथड है, क्या है। नहीं बेटा वो सब नहीं है। तुमने ग्राफिकली वाला मेथड पढ़ लिया, एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन मेथड पढ़ लिया ना। अब तुम्हें वो सब नहीं काम करना है। यहाँ पर जो हमारे पास ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें तुम्हें बताया गया है कि अगर कभी भी दो लीनियर इक्वेशन दिया गया हो तो उसे बिना ग्राफ बनाए तुम पता कर सकते हो कि उसके कितने सॉल्यूशन हैं। एक सॉल्यूशन है या फिर मल्टीपल सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है ही नहीं। जैसे ग्राफ वाले में सीखा था ना पहले एक्सरसाइज में कि ग्राफ बनता है तो पता चल जाता है कितने सॉल्यूशन है। उसी तरीके से यहाँ बिना ग्राफ बताए भी पता कर सकते हो कितना सॉल्यूशन है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बोला है, पहले और दूसरे वाले में, कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिटरमाइन वेदर द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि पता कीजिए कि क्या इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन, यानी कि इसका हो सकता है कोई सॉल्यूशन ही ना हो, या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी कि हो सकता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। तीनों चीज होता है ना। या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है बेटा, यानी कि एक सॉल्यूशन। जब तुम लोगों ने ग्राफ पढ़ा हो तुम्हें मैं याद दिलाता हूं कि जब कभी भी दो लाइन एक दूसरे को कट करते हैं तो वहां पर एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। जब दोनों लाइन पैरेलल हो जाते हैं यानी कि कभी कट ही नहीं करते हैं तो वहां पर नो सॉल्यूशन हो जाता है। और जब हमारे पास एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन बनता है जिसको हम लोग कोइंसिडेंट लाइन के नाम से पढ़े थे, तो उस कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर हमें बिना ग्राफ बताए पता करना है कि ये पहले वाले क्वेश्चन का कितना सॉल्यूशन है। ठीक है। और आगे बोला है कि इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, और अगर आपको लगे पता चले कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है तो उस यूनिक सॉल्यूशन को पता भी कीजिए कौन सा होगा। तो कैसे पता करेंगे, क्या है तरीका। चलो पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ मैं तुम लोगों को कॉपी में सब समझाता हूँ। और हाँ, तुम लोगों को अगर इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ताकि मैं आगे की वीडियोस भी जल्दी से तुम लोगों के लिए बना सकूँ। चलो सॉल्व करते हैं अब। तो देखो सबसे पहले तुम लोगों का मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ क्योंकि तुम्हें पता ही है कॉन्सेप्ट ही तुम्हारा पावर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखो बच्चों, होता क्या है ना कि कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन दिया है, जैसे कि ये लीनियर इक्वेशन दिया है, इसको पहले तो अच्छे से लिख लेते हैं। अच्छे से लिखने का मतलब सबको एक तरफ कर लेते हैं। एक्स दिया हुआ है, माइनस का 3y दिया हुआ है, इक्वल के उस साइड में 3 है, इधर आकर के माइनस का 3 होगा, इक्वल के उधर 0 बच जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर ये अपने को 3x दिया हुआ है, माइनस का 9y दिया हुआ है, ये जो 2 इक्वल के राइट साइड में, ये लेफ्ट में आकर के माइनस का 2 हो जाएगा, इक्वल के उधर 0 लिख दो। अब ये जो तुम्हें दो लीनियर इक्वेशन दिख रहे हैं ना, जो x के साथ नंबर होता है उसे a कहा जाता है, y के साथ जो नंबर उसे b कहते हैं, यानी कि माइनस का 3 हमारा b हो जाएगा, और ये जो कांस्टेंट वाला नंबर है इसे c कहते हैं। ठीक है। सेम वैसे यहाँ पर ये a है, ये b है और ये c है। तो दोनों को अलग अलग बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, पहले वाले को a1 b1 और c1 बोल देते हैं और यहाँ पर इसको a2 b2 और c2 बोल देते हैं। अब ना बिना ग्राफ बनाए अगर तुमने निकाला a1 बाई a2, यानी कि तुमने सॉल्व किया यहाँ से a1 का वैल्यू और यहाँ से a2 का वैल्यू लिया, और a1 बाई a2 अगर इक्वल नहीं है b1 बाई b2 के, तो ऐसे कंडीशन में तुम्हारा होता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसका ग्राफ बनाया जाता है ना तो ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस करता है। तो अगर a1 बाई a2 इक्वल नहीं हुआ b1 बाई b2 के तो यूनिक सॉल्यूशन रहता है। लेकिन अगर a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों इक्वल हो गए तो उस कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन, जैसे कोइंसिडेंट लाइन वाला होता था ना उस तरीके का। और अगर a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, लेकिन c1 बाई c2 इक्वल नहीं निकल करके आया, तो इसका मतलब इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, जिसको हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज मैंने लिखा है, यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसे तुम लोग भी इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। बाकी पीडीएफ तो मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे। नो सॉल्यूशन का मतलब कि जब लाइन ड्रॉ होता है तो एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ नहीं होता है, वो लोग पैरेलली ड्रॉ हो जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास तीन कंडीशन होते हैं चेक करने के। तो यहाँ पर हम लोग पहले वाले क्वेश्चन को अगर चेक करें तो हम निकालेंगे सबसे पहले a1 बाई a2। a1 कितना है बच्चों, 1 है, x के साथ कुछ नहीं है यानी कि 1 है, और a2 अपने पास 3 है, तो a1 बाई a2 1 बाई 3 हो गया।
फिर b1 बाई बी टू अगर अपने को देखना है तो b1 हो जाएगा -3 डिवाइड में b2 के बदले में -9 लिख देंगे, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास 1 डिवाइड बाई में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो तुम क्या देख रहे हो यहाँ पर कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों का वैल्यू सेम निकल करके आ गया। c1 बाई c2 का वैल्यू देख लो, c1 अपने पास -3 है और c2 अपने पास -2 है, माइनस और माइनस कैंसिल होकर के 3 डिवाइड बाई 2 बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या पाया कि जब हमने a1 बाई a2 निकाला, यहाँ पर ऐसे लिखना कि हमने देखा ये कि a1 बाई a2 तो इक्वल था b1 बाई b2 के, लेकिन ये दोनों बदमाश बबुआ लोग c1 बाई c2 को इक्वल नहीं कर पाए, यानी कि ये दोनों इक्वल तो थे बट ये वाला इक्वल नहीं आया। तो जब कभी भी ऐसा होता है तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन, बस खत्म, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, इन दोनों लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। इट मीन्स ये दोनों बेचारे पैरेलली घूम रहे होंगे स्पेस में। ठीक है, गॉट इट, समझ में आया? ये है इसका कॉन्सेप्ट। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, सेकंड वाला खुद से बनाओ। सारे क्वेश्चन अपन नहीं कराने वाला है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, नोट्स कंप्लीट नहीं करना है तुम्हें। मैं तुम लोगों को यहाँ पर ना थर्ड और फोर्थ में से कोई एक बड़ा वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो करा दूँ, इसे फोर्थ वाला एनसीईआरटी का इसको ही करा देता हूँ। इसमें बोला क्या गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पर के आपको दिख रहा होगा, पहले वाले में भी यहाँ पर के लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर भी के लिखा हुआ दिख रहा है ना, इस के की वैल्यू बताइए, और ये बोला गया कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। ये और ज़्यादा आसान है, कैसे आसान है बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर तुम लोगों को मैं एक बहुत जरूरी बात नहीं बताऊंगा तो तुम्हारे साथ अन्याय हो जाएगा। जरूरी बात यह है बच्चों कि जो मेरी बुक है ना वो अब तुम लोगों को एकदम मिनिमम प्राइस में मिल रही है विदाउट डिलीवरी चार्ज। जो मैंने तुम लोगों के लिए तगड़ा बुक बना करके रखा है क्लास 10th के लिए क्वेश्चन, में पिछले ही साल मैंने बनाया था, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन उसमें रखे थे, तो उसका अब मैंने प्राइस एकदम मिनिमम कर दिया, 249 कर दिया है, वो भी बिना डिलीवरी चार्ज के। पहले तो 299 प्लस डिलीवरी चार्ज बहुत सारे बच्चों ने ले लिया, लेकिन अब मैंने उसकी प्राइस थोड़ी सी कम कर दी है, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो लोग क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हैं बट ले नहीं पा रहे। मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर हम लोग लेना चाह रहे हैं बट बजट थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा है और डिलीवरी चार्ज भी थोड़ा कभी कभी ज़्यादा लग जाता है ना, बहुत दूर रहता है, तो इस वजह से मैंने उसका चार्ज भी कम करवा दिया अमेजोन से बात करा करके, और प्राइस भी कम करवा दिया है। तो तुम लोग फटाफट जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से तुम लोग उस बुक को परचेस कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक को परचेस कर सकते हो। तो मैं फोर्थ वाले क्वेश्चन को समझाता हूँ कि यहाँ से तुम लोग के की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो देखो फोर्थ वाले क्वेश्चन में इस तरीके से दो इक्वेशन दिया हुआ है अपने को, और ये बोला गया भाई कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि नो सॉल्यूशन। तो तुम यहाँ पे लिखोगे फॉर नो सॉल्यूशन, यानी कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन नहीं हो, तो सॉल्यूशन नहीं हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या सीखा कि जो a1 बाई a2 होता है वो इक्वल नहीं होता है b1 बाई b2 के। ठीक है, नो सॉल्यूशन के लिए यही कंडीशन है। तो भाई a1 कितना है, 4 है, यहाँ पर 4 लिखो, a2 कितना है, 2 है, 2 लिख दो, नॉट इक्वल की साइन लगाओ, फिर b1 के बदले में k दिया हुआ है तो k लिख दो, और b2 के बदले में भी यहाँ पे 2 दिया है तो 2 लिख दो। यहाँ नीचे का 2 से नीचे का 2 कैंसिल, डायरेक्ट कैंसिल करो, ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। तो 4 इज नॉट इक्वल टू k आ गया आंसर, या इसी को हम लोग k इज नॉट इक्वल टू 4 लिख देंगे, और यही इसका आंसर होगा। बोलोगे सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बेटा कि k का जो वैल्यू होगा ना वो 4 नहीं होगा, 4 के अलावा कोई भी दूसरा वैल्यू हो सकता है। तो तुम्हें दूसरा कोई वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें यही लिखना है कि k इज नॉट इक्वल टू 4, यानी k के बदले में हम 4 बस नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम लोग 4 लिख देंगे तो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल हो जाएगा, जबकि हमें तो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 को इक्वल नहीं करना है, नो सॉल्यूशन है क्योंकि बोला गया है। तो इसीलिए b1 के बदले में हम लोग यहाँ पर, यानी कि जो k है उसके बदले में 4 नहीं लिख सकते, बाकी कोई भी नंबर इसका आंसर हो सकता है। तो तुम्हें कोई दूसरा नंबर नहीं लिखना है कि 4 के अलावा तुमने 6 7 लिख दिया, गलत हो जाएगा, मतलब टीचर डांटेंगे। तुम्हें बस यही लिखना है कि k इज नॉट इक्वल टू 4, और ये क्वेश्चन का खेल खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। चलो अगले क्वेश्चन के पास। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें फिर से वही कहा गया है कि k की वैल्यू ही पता करनी है आपको, बस ये ध्यान रखना इस बार कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक में सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें सबसे ज्यादा बार ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, मैं इसी को करा देता हूँ, सब सिमिलर ही बनेगा, अगर एक समझ गया तो सब बन जाएगा। तो इस वाले को मैं देख रहा हूँ कि ये सबसे ज्यादा टाइम आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को मैं समझा देता हूँ। बाकी अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो ना तो तुम लोग हमारा वो जो है अर्जुन बैच वो ज्वाइन कर सकते हो, और अर्जुन बैच में तुम लोग अपने कोई भी डाउट पूछ सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है, तो अर्जुन बैच का भी मैं लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो लाइव क्लासेस की बैच होती है, उसमें एक सीक्रेट टेलीग्राम का ग्रुप बनता है जिसमें बच्चे ज्वाइन भी होते हैं, और तुम लोग अपने डाउट सीक्रेट टेलीग्राम पे भी भेज सकते हो, और साथ ही साथ लाइव क्लास के बीच में भी अगर तुम्हें कोई भी डाउट आता है तो तुम सीधे हैंड रेज कर सकते हो, और हैंड रेज के थ्रू हम लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं कॉल में कनेक्ट करके। तो अर्जुन बैच बहुत तगड़ा बैच है क्लास 10th का, और उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सीट भी होती है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैक्सिमम उसमें मैं 40 बच्चों का एडमिशन लेने वाला हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, और 20 के अप्रॉक्स बच्चे हम लोगों ने एडमिशन कर भी लिया है। तो जल्दी से तुम लोग पहुँच जाओ अगर तुम्हें पढ़ना है तो, अर्जुन बैच का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो फिलहाल हम लोग ये जो 5th वाला क्वेश्चन है इसे निपटा देते हैं। तो देखो 5th वाले में इस तरीके से हमें दो इक्वेशन बना करके दिया है, और हमें पता है कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन,
कि अगर भाई हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो उस कंडीशन में A1/A2 ये इक्वल होता है B1/B2 के, और ये इक्वल होता है C1/C2 के। तो तुम्हें वही काम करना है, A1 के बदले में 2 है वो लिख दो, A2 के बदले में यहाँ पर K प्लस में 2 दिया हुआ है तो वो लिख दो, B1 के बदले में देखो 3 है वो लिखना है, B2 के बदले में ये Y के साथ जो भी है वो सब B2 है, वो 2 के प्लस 1 हो जाएगा। C1 के बदले में देखो अगर मैं इसको लेफ्ट में ला करके लिखता हूँ तो माइनस की साइन लगेगी, और इसको भी लेफ्ट में ला करके लिखूंगा तो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस लास्ट में प्लस होने ही है, तो काहे हम लोग टाइम बर्बाद करें, सीधे इसको ऊपर में 2 लिख दो और नीचे में इसको भी तुम 2 और ब्रैकेट में K-1 लिख दो, ये C1/C2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस लगेगा इधर लेफ्ट में लाने से और फिर प्लस ही होना है लास्ट में। तो अब तुम यहाँ से K की वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालोगे, तुम या तो पहले दूसरे पार्ट को ले लो, या तो दूसरे और तीसरे पार्ट को इक्वल करके ले लो, या पहले और तीसरे को ले लो, यानी कि आपस में तुम किसी भी दो पार्ट को ले सकते हो, तुम्हारा आंसर सेम ही निकलेगा। तो मैं यहाँ पर शुरू का 2 पार्ट ले लेता हूँ, टेकिंग फर्स्ट 2 पार्ट्स, ठीक है, जो शुरू वाले 2 पार्ट्स है ना उनका मैं यूज कर लेता हूँ। तो शुरू वाले 2 पार्ट में 2 डिवाइड बाई में K प्लस 2 है, और इधर अपने पास 3 डिवाइड बाई में 2K और प्लस में 1 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो जल्दी से, इसको इधर लेकर के आओ, इसको उधर लेकर के जाओ, तो ये 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा अपने पास 2K प्लस 1, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये जब इधर जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा K प्लस में 2 का, तो ये 2 2 जब 4K हो गया, प्लस 2 1 जा 2 हो गया, यहाँ पर ये 3K हो गया, और 3 2 जा अपने पास 6 हो गया। K को एक तरफ कर लो तो ये हो जाएगा 4K माइनस में 3K इक्वल टू साइड में 6 है, 2 उधर जाकर के माइनस का 2 बन गया, सो फाइनली K का वैल्यू जो है वो 4 निकल करके आ जाएगा। इस तरीके से तुम्हें K की वैल्यू निकालनी है अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो। तुम चाहो तो इसका और इसका भी यूज करके देख सकते हो, सेकंड और थर्ड वाले का भी यूज कर सकते हो, तुम्हारा K का वैल्यू 4 ही निकल करके आएगा। ठीक है, तो मेन बच्चों देखो ये सब क्वेश्चन इजी होते हैं, बस दिक्कत कहाँ पर होता है, अगर बच्चे को ये वाला रिलेशन याद नहीं है कि भाई A1/A2 B1/B2 क्या होता है, तो ये अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, बाकी इसके आगे के जो क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन है खुद से ट्राई कर लो, अगर कहीं पे कोई दिक्कत आता है तो मैं जिंदाबाद हूँ, टेंशन ना लेना। तुम लोगों के डाउट्स हम हमेशा क्लियर कराने के लिए टेलीग्राम पे भी अपने डाउट तुम लोग डिस्कस कर सकते हो। चलो जो अगला क्वेश्चन है ना, अब इसके बाद वाले 8 के बाद वाले उनको समझते हैं। इसमें फिर से बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। फिर से नो सॉल्यूशन है, K की वैल्यू बतानी है, जैसे शुरू वाले में था नो सॉल्यूशन, तो इसमें भी वही 9 10 और 11 सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये 11 वाला मुझे दिख रहा है 2 2 बार आया हुआ है, ये जो क्वेश्चन में 11 ये 2 2 बार आया हुआ है, इसी को करा देता हूँ, बाकी ये तो ईजी ही बन जाएगा। चलो 11 वाला बनाते हैं। तो देखो ये हमारे पास 2 इक्वेशन है और हमसे कहा गया नहीं है कोई सॉल्यूशन बेचारों का, फॉर नो सॉल्यूशन, नहीं हो सॉल्यूशन तो फिर की होता है भाई, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो उस कंडीशन में क्या रिलेशन बनता है, ये होता है ना A1/A2 ये इक्वल होता है B1/B2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं होते हैं C1/C2 के, तो हमें यहाँ पर इसी को चेक करना है कि किस वैल्यू के लिए ये वाला काम हो रहा है। तो A1 के बदले में अपने पास K है, A2 के बदले में अपने पास 12 है, B1 के बदले में अपने पास 3 है, B2 के बदले में भी अपने पास K है, नॉट इक्वल की साइन लगाओ, C1 के बदले में K-3 है और C2 के बदले में अपने पास K है। ठीक है, ये लिख लिए। शुरू के 2 पार्ट को लो, फर्स्ट 2 पार्ट्स, हम शुरू के 2 पार्ट्स का यूज करते हैं, तो शुरू के अगर 2 पार्ट्स का यूज करें तो K का, अच्छा पहले एक बार लिख ही लेता हूँ, K बाई में 12 इक्वल टू 3 बाई में K, ये फर्स्ट का 2 पार्ट है, K का K से मल्टीप्लाई होगा, K का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर से 12 उधर जाएगा तो 12 3 से 36 हो जाएगा, तो K का स्क्वायर इक्वल टू 36 आ गया। अब ये थोड़ा तिगड़म वाला क्वेश्चन है, और हो सकता है ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों को एग्जाम में भी देखने को मिले, और इस बुक में जो क्वेश्चन मैं स्किप कर दे रहा हूँ हो सकता है वहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे पिछले वाले 2-3 क्वेश्चन जो मैंने स्किप किया, तो इसको भी तुम लोग यहाँ पर अब सीख लो कि अगर 2 आंसर आए तो कौन सा आंसर सही है। जैसे कि K का स्क्वायर इक्वल टू 36 आ गया, तो K इक्वल टू रूट के अंदर 36 हो जाएगा, यही होता है ना भाई, तो K का वैल्यू कितना निकल जाएगा, ये हो जाएगा +-6। जब 36 रूट से बाहर निकलता है तो वो प्लस बन करके भी निकल सकता है, माइनस बन करके भी निकल सकता है, क्योंकि -6 भी हमारा 36 होता है प्लस वाला, और +6 मल्टीप्लाई +6 भी हमारा 36 होता है प्लस वाला। तो K का 2 वैल्यू निकल गया, एक प्लस का 6 एक माइनस का 6, तो लेकिन 2 आंसर तुम्हें बुक में देख लेना नहीं दिया होगा, तो कौन सा आंसर सही है ये कैसे पता करें, तो इसको हम लोग चेक करते हैं सेकंड और थर्ड वाले के साथ, यानी कि जो हमारे पास ये वाला और ये वाला है, या फिर इसको और इसको भी तुम ले सकते हो, तो छोटा यही दिख रहा है तो इसी को यूज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा नाउ, अगर हम चेक करें B1/B2 ये इक्वल नहीं है C1/C2 के, है ना, B1/B2 इक्वल नहीं C1/C2 का, वैसे तो A1/A2 भी C1/C2 के इक्वल नहीं है, लेकिन मैं इसका यूज कर रहा हूँ, तुम A1/A2 का भी यूज करके चेक कर सकते हो कि कौन सा आंसर सही है, K का कौन सा आंसर सही है ये चेक करना है। तो K का 2 आंसर निकला, एक प्लस वाला 6 एक माइनस वाला 6, तो पहले हम लोग प्लस वाले को चेक करते हैं, 4 6, या फिर मैं यहाँ पर प्लस की साइन लगा देता हूँ ताकि तुम लोगों को बाद में याद रहे कि मैंने प्लस वाले 6 का यूज किया है। तो अगर मैं प्लस वाला 6 लेता हूँ K के बदले में, तो 3 डिवाइड बाई जो K है, 3 डिवाइड बाई K इज नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है K माइनस में 3 डिवाइड बाई K के, तो जहां जहां तुम्हें K दिख रहा है ना वहां पर 6 लिख दो, ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई में 6
नॉट इक्वल की साइन लगेगी, ये हो जाएगा 6 माइनस 3 डिवाइड बाई में 6, 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6 आ गया, इधर 1/2 आ गया, नॉट इक्वल की साइन लगेगी, 6 में से 3 माइनस होगा, 3 आ जाएगा ऊपर और नीचे में फिर 6 है, तो 3/6 हमारे पास दोनों 1/2 बन जा रहा है। तो भाई 1/2 और 1/2 तो इक्वल होता है, ये नॉट इक्वल की साइन लगी हुई है, इसका मतलब जो प्लस वाला 6 हमने लिया वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर इक्वल की साइन अगर रहती तब तो ठीक है, दोनों इक्वल आ जा रहे हैं, लेकिन बीच में लगा हुआ है नॉट इक्वल, तो हमारा नॉट इक्वल ही आना चाहिए था। अगर नॉट इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्लस वाला 6 हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं माइनस वाला 6 चेक करता हूँ, अगर मैं 4 निगेटिव वाला 6 अगर मैं चेक करता हूँ, तो जहाँ पर 3 है वो तो 3 रहेगा, नीचे में के बदले में माइनस का 6 लिख लो, नॉट इक्वल की साइन लगाओ, यहाँ पर के बदले में माइनस का 6 फिर माइनस का 3 और डिवाइड बाई में फिर से माइनस का 6 लिख देंगे, ये कटपीट होकर के माइनस का 1/2 हो जाएगा, नॉट इक्वल की साइन लगाओ, ये माइनस का 9 बन रहा है और डिवाइड बाई में अपने पास माइनस का 6 है, पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, फिर 3 के टेबल में कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इधर माइनस का 1/2, इधर अपने पास 3 3 जा 9 हो गया और नीचे में 3 2 जा 6 हो गया। तो देखो यहाँ पर ये सही आ रहा है कि -1/2 इक्वल नहीं होता है 3/2 के, तो ये हमारे पास सही बात कहा जा रहा है, ये तो गलत कहा गया था कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, जबकि दोनों तो आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा, इसलिए जो के का फाइनल आंसर होगा वो माइनस का 6 होगा, ना कि प्लस वाला 6। तो इस तरीके से अगर कभी भी डबल आंसर आए ना, तो तुम उसको तीसरे वाले के साथ कंपेयर करके चेक कर सकते हो कि तीसरे वाले में हमारे पास क्या चीज़ फुलफिल कर रहा है कंडीशन को, तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 11। चलो आगे जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी मुझे दिख रहा है 2019 के पेपर में आया है, इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 12 में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिख रहा है कि फाइंड सी, हमें सी की वैल्यू बतानी है इन दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। जैसे के की वैल्यू निकालनी थी ना, वैसे यहाँ पर सी दे दिया और कुछ अलग नहीं है। हाँ, कंफ्यूजन ये है इसमें कि सी के यहाँ पर जो A1 होता है वो भी सी है, और जो हमारा सी होता है रूल के अंदर में, जैसे इसको हम लोग A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, और इसको सॉरी A2 बोल रहा हूँ, इसको A1 बोलते हैं, इसको B1 बोलते हैं और इसको C1 बोलते हैं। तो A1 के बदले में भी C दिया हुआ है और C के बदले में भी C दिया हुआ है, तो बस यही थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, बच्चों को परेशान करने के लिए ऐसे बनाया गया है क्वेश्चन, और कुछ खास नहीं है। जैसे यहाँ पर तुम देखो, ये Y के साथ B2 होता है ना, तो सॉरी बच्चों, अचानक से ना कॉल आ गया था वाइफ का, इसीलिए तुम लोगों का वीडियो रुक गया था। तो मैं तुम लोगों को यही क्वेश्चन समझा रहा था। अब इसमें ये बोला गया है कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो बताइए सी का वैल्यू क्या होगा। चलो सी का वैल्यू पता करते हैं कि सी का वैल्यू क्या होगा इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख लिया है दोनों इक्वेशन को, और हमें पता ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू का 2 पार्ट, या फिर एक काम करते हैं, तीनों को अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। A1 के बदले में देखो C दिया हुआ है, तो A1 के बदले में C लिखोगे, A2 के बदले में 12 दिया हुआ है तो A2 के बदले में 12 लिखोगे, B1 के बदले में 3 दिया हुआ है तो 3 लिखोगे, B2 के बदले में भी C दिया हुआ है तो C लिखोगे। फिर इक्वल को साइड में C1 के बदले में देखो ये 3 माइनस C जो है ना, ये पूरा का पूरा C1 कराएगा, ध्यान रखना। यहाँ पर 3 माइनस में C लिखेंगे C1 के बदले में, और C2 के बदले में ये माइनस वाला C दिया हुआ है तो इस माइनस वाले C को लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने तीनों वैल्यूज को पुट कर दिया, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, और यही सबसे जरूरी था इस क्वेश्चन में। इसी में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि B के बदले में C आ गया, A के बदले में C आ गया, तो बस वही कंफ्यूजिंग पार्ट है। तो अगर हम लोग फर्स्ट 2 पार्ट्स को लेते हैं, फर्स्ट 2 पार्ट्स या टेकिंग 2 स्टार्टिंग 2 पार्ट्स जो उनको अगर हम यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में अपने पास देखो C/12 इक्वल टू 3/C हो रहा है, एकदम सेम टू सेम उसी क्वेश्चन की तरह। क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के C का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल क्वेश्चन में 36 आ जाएगा, तो C हम लोगों को पता ही है +-6 बन जाएगा, रूट के अंदर इसको भेजेंगे तो C का 2 वैल्यू निकल गया, एक प्लस वाला वैल्यू निकल गया, एक माइनस वाला वैल्यू हो गया। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर हम लोग C का प्लस वाला वैल्यू लेते हैं तो क्या होता है। इफ C इक्वल टू प्लस वाला 6, अगर हम प्लस वाला 6 लेते हैं तो यहाँ पर पहले सेकंड वाले को और थर्ड वाले में हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास सेकंड वाले में 3/C है तो 6 लिख लेना, इक्वल टू साइड में 3 - C है तो 3 - 6, और डिवाइड बाई में फिर माइनस का C है तो माइनस का 6 हो जाएगा। ये अच्छा, यहाँ पर नॉट इक्वल, एक सेकेंड ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोला था ना, हाँ, तो इक्वल की साइन लगेगी। वो वाले क्वेश्चन में इक्वल की साइन नहीं लगी थी, जो के वाला क्वेश्चन अभी हमने रिसेंट में सॉल्व किया था। यहाँ पर इक्वल की साइन क्यों लग रही है, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, उसमें नो सॉल्यूशन का कंडीशन था, तो इक्वल की साइन लगानी है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, इक्वल की इधर देखो ये हो जा रहा है तुम्हारे पास माइनस का 3 और डिवाइड बाई में अपने पास माइनस का 6 हो जा रहा है, तो ये भी कट होकर के, ये भी कट होकर के हमारा 1/2 ही बन जा रहा है, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ गया। यानी कि हमारे पास यहाँ पर जब हमने C का वैल्यू 6 रखा तो 1/2 और 1/2 दोनों इक्वल आ रहे हैं और बीच में इक्वल की साइन भी लगी है।
तो पिछले बार इक्वल की साइन नहीं लगी थी, इसीलिए वो गड़बड़ था। उस बार जो k का वैल्यू प्लस वाला 6 हमने नहीं लिया था, क्यों नहीं लिया था? क्योंकि हमारे पास बीच में नॉट इक्वल की साइन लगी थी। बट इस बार इक्वल की साइन लगी है, इसका मतलब यही है कि c का जो असली वैल्यू होगा ना वो प्लस वाला 6 होगा। बाकी तुम लोग माइनस वाले 6 को भी चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पर अगर तुम चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, वैसे जरूरी नहीं है क्योंकि तुम्हें आंसर पता चल चुका है। लेकिन अगर मैं माइनस का 6 लेता हूँ सी के बदले में, तो 3 डिवाइड बाई माइनस का 6 हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में हमारे पास 3 माइनस का सी है, तो माइनस की साइन लगा करके और सी के बदले में फिर से माइनस का 6 लिखेंगे। नीचे में माइनस का सी लिखा हुआ है, तो माइनस की साइन लगा करके अलग से माइनस का 6 लिखेंगे। तो ये अपना माइनस का 1/2 हो जाएगा। इधर तुम देखो ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो 6 और 3 हमारा प्लस का 9 हो जाएगा। नीचे में अपना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जा रहा है माइनस का 1/2 और इक्वल के उस साइड में 3 3 9, 3 2 6 हो रहा है। तो ये तो इक्वल हो ही नहीं सकता, लेकिन बीच में इक्वल की साइन लगी है। देखो ना यहाँ पर ये हमारे पास माइनस का 1/2 और प्लस का 3/2 कभी इक्वल होगा क्या? नहीं होगा। तो ये इक्वल जो लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख दिया जाता है शॉर्टकट में, ये भाई गलत लिखा हुआ है, ये फॉल्स है। और ये जो था ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसको हम लोग ट्रू कहते हैं। तो इसीलिए इसीलिए जो c का एक्चुअल वैल्यू होगा ना वो इस बार प्लस वाला 6 होगा। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में माइनस वाला 6 था k का वैल्यू, वैसे यहाँ पर प्लस वाला 6 होगा क्वेश्चन नंबर 12 में। तो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन भी बहुत तगड़े से समझ में आ गया होगा। चलो आगे के जो क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करते हैं, और कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम जिंदाबाद है, वहां पर आकर के अपने डाउट पूछ सकते हो, नहीं तो हमारा जो अर्जुन बैच है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। सो आगे जो 13th वाला क्वेश्चन है उसमें फिर से वही डबल डबल काम दिया गया है कि हमें बोला गया है दो इक्वेशन है, पहले k की वैल्यू पता कीजिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, जैसे हमने वहां पर किया था वैसे ही करके इसको सॉल्व कर लेना है। फिर इसमें डबल दूसरा काम भी करना है कि नो सॉल्यूशन, यानी कि नो सॉल्यूशन के लिए भी आपको यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। और इसमें एक लास्ट चीज ये भी बोला है कि इज देयर अ वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि k का अगर हम लोग कोई वैल्यू रख सकते हैं क्या जिससे सिस्टम इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसके लिए क्या करोगे, जैसे अभी हम लोगों ने इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए सॉल्व किया, यहाँ पर c का वैल्यू निकाला, या जो हमने k का वैल्यू निकाला था इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, वैसे ही इसको तुम सॉल्व करके k का वैल्यू निकालोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, तो तुम्हें इसका आंसर पता चल जाएगा कि k का कोई वैल्यू निकल रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए या नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद से ट्राई कर लेना। यहाँ पर हम लोग जाते हैं सीधे 14th वाले क्वेश्चन के पास, और इसमें बोला गया है कि k के किस वैल्यू के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन एक नया टॉपिक यहाँ पर दे दिया है। वैसे तो मैंने शुरू में इस वीडियो के समझा ही दिया था, जो बच्चे शुरू से देख रहे होंगे वीडियो उनको समझ में आ ही गया होगा क्या होता है। जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बता देता हूँ। बेटा यहाँ पर भी तुम्हें k की वैल्यू निकालनी, जैसे यहाँ पर निकालनी है, बस तुम्हें ध्यान ये रखना है कि कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। जब लाइन एक दूसरे के ऊपर होता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है ना। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जैसे हम लोग a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 करते हैं, सेम वही काम यहाँ पर करेंगे। जैसे 12 वाले में किए थे ना, वही वाला सेम काम करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो कोइंसिडेंट लाइन अगर लिखा हुआ आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, तुम्हें समझना है कि कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलो सॉल्व करें। तो देखो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिख देंगे कि फॉर कोइंसिडेंट लाइन a1/a2 b1/b2 और c1/c2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो a1 के बदले में 1 है, a2 के बदले में 2 है, b1 के बदले में 2 है, b2 के बदले में k है, c1 के बदले में 7 है, c2 के बदले में हमारे पास 14 दिया हुआ है। तो तुम यहाँ पर किसी भी दो का यूज कर लो k की वैल्यू निकालने के लिए, पहले दूसरे का यूज कर सकते हो या फिर इनका भी यूज कर सकते हो, दोनों में सेम ही आंसर निकल करके आएगा। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट 2 का अगर यूज करता हूँ, टेकिंग फर्स्ट 2 पार्ट, तो अगर अपन फर्स्ट 2 पार्ट का यूज करते हैं तो ये 1 में 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 में k को इधर ले जाओ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, खेल खत्म। बस इतना ही करना है। तो ये जो क्वेश्चन में ट्रिकी पार्ट था वो क्या था कि कोइंसिडेंट लाइन लिख दिया था। तो जो बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है उनके लिए क्वेश्चन हलवा पूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। सो जो 15th वाला क्वेश्चन है इसे भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ। भले ये वाला टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों ने कर लिया है, फिर भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है और इसमें हम लोगों से कहा गया है a और b दोनों का वैल्यू निकालना है। तो इसमें डबल मेहनत करना पड़ेगा। कैसे डबल मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग ना देखो इक्वेशन भी बनाएंगे और a और b का वैल्यू भी निकालेंगे। क्वेश्चन में बोला ये गया है कि a और b का वैल्यू निकालिए यहाँ से, और ये बताया गया है कि लीनियर ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए तुम लोगों को पता ही है कि क्या करना पड़ता है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को इक्वल करना पड़ता है। लेकिन सिर्फ उतना ही करने से काम नहीं बनेगा, हम लोगों को इसमें डबल मेहनत करना पड़ेगा। और समझाता हूँ कैसे डबल मेहनत होगा। तो देखो ये हमारे पास दो इक्वेशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमें पता है ये वाला कंडीशन होता है, तो हमने सारे वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दिया यहीं से उठा करके। पहले बोला था ए का वैल्यू निकालने के लिए, तो अब तुम इन दोनों का यूज मत करना। जैसे अभी तक हम लोग किसी का भी यूज कर ले रहे थे, फर्स्ट सेकंड का मैंने बोला कर सकते हो, सेकंड थर्ड का बोला मैंने कर सकते हो, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऐसा मत करना। हमें अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो हम ए वाले को तो पकड़ेंगे, साथ ही साथ हम न्यूमेरिकल वाले वैल्यू को पकड़ेंगे, वहां से ए का वैल्यू निकलेगा। अगर हमने बी वाले को ले लिया तो फिर वहां से फिर एक नया लीनियर इक्वेशन बन जाएगा ए और बी के फॉर्म में। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है कि हमें जिसका भी वैल्यू निकालना है न्यूमेरिकल वाले के साथ निकालना है। तो अगर मैं
इसको ऐसे लिखा जाता है कि 4a, अगर मैं a की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ तो मैं इनका यूज़ करूँगा। 2a माइनस में हमारे पास 1 है, डिवाइड बाई 3 है, इक्वल के उस साइड में -5 डिवाइड बाई -2 है, जिसको हम लोग 5 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2 का 2a से मल्टीप्लाई होगा तो 4a हो जाएगा, 2 का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो गया, ये 5 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा। ये a उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस का a है ना, सॉरी 2 जो है यहाँ पर माइनस का है, उधर जाकर के प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4a इक्वल टू 17। तो a की वैल्यू यहाँ से निकल करके आ जाएगी 17 डिवाइड बाई 4। इस तरीके से तुम्हें a का वैल्यू निकालना है। और उसी टाइप से सेम टू सेम काम करोगे b वाले वैल्यू के लिए। b वाले के लिए इसको और इसको इक्वल कर दोगे, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई में b माइनस 1 इक्वल के उस साइड में हमारे पास फिर 5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो इधर ये 3 2 6 हो जाएगा, b का 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5b हो गया, और b का -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का b बन जाएगा। अब इस 5 को इधर ले आओ, उधर माइनस में इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, तो 11 बन जाएगा 6 के साथ प्लस होकर के, इक्वल के साइड में 5b बचा। अब ये 5 यहाँ पर आकर के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 11 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू b आ गया। ये b का वैल्यू है कि b हमारा 11 बाई 5 होगा और a हमारा 17 बाई में 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी यहाँ पर होता है कंप्लीट। चलो जो आगे के क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व किया जाए। तो देखो जो 16th वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा डू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस तरीके से लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया हुआ है, और ये वाला इसका हमारे पास नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो जैसे के वाला क्वेश्चन रहता था ना बच्चों, बस के को बदल करके यहाँ पर ये वाला सिंबल बना दिया है, अल्फा बीटा गामा वाला जो सिंबल होता है ये वाला सिंबल बना दिया है। तो तुम्हें इसमें भी कुछ अलग से नहीं करना है, बस इस सिंबल को सॉल्व करना है, यानी कि के बदले में इस सिंबल को लिख देना है। और वैसे पहले नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 वाला कर लोगे, फिर सॉरी यूनिक सॉल्यूशन के लिए, और फिर नो सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इक्वल है b1/b2 लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 कर लोगे, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए तीनों को इक्वल कर दोगे। तो जैसे पिछले क्वेश्चंस बने हैं, अब कुछ अलग नहीं दिख रहा है मुझे, इस वाले क्वेश्चन में कोई अलग नहीं दिख रहा है। जैसे मैंने तुम्हें 15 वाला बताया है ना, 17 वाले में जितने भी पार्ट है सब में वही काम करने के लिए कहा गया, सब में कि 2 इक्वेशन दिया हुआ है और a और b का वैल्यू निकालना है, जैसे हमने यहाँ पर निकाला, यहाँ पर भी वही काम करना है। देखो ए और बी दिख रहा है, उसमें हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं इस वीडियो का। तुम लोगों को अगर कोई दिक्कत होगा किसी भी क्वेश्चन में ट्राई करो, लेकिन सारे क्वेश्चन तुम लोग भी मत बनाना, इक्का दुक्का बना लेना, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। और जल्दी से जल्दी वर्ड प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। मैं भी जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो बनाने की तैयारी कर लेता हूँ, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन हैं वो तुम लोगों को मैं सिखा दूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अलग अलग टाइप के जो रहेंगे वो हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो मिलते हैं फिर बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जाते जाते फिर से मैं याद दिला दूं कि मेरा एक लाइव बैच भी है, जिसमें सारे सब्जेक्ट सारे टीचर पढ़ाते हैं, अर्जुन बैच है। तुम लोग वो ज्वाइन करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। तब तक के लिए टेक केयर।